हाँ जी, सो वेलकम टू द सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का रेगुलर बैच। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो क्या मेरा ऑडियो तुम्हारे कान में घुस के तुम्हारे कान को हिट कर रहा है कि नहीं, दिमाग को हिट कर रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दो। गुड मॉर्निंग सर, वासु गोयल का मैसेज आ चुका है हमारे पास। गुड मॉर्निंग युक्ति, गुड मॉर्निंग यशपाल। 1-2 मिनट बातें करते हैं बिकॉज़ मैंने देखा सार्थक सर ने आज थोड़ा लेट छोड़ा था, तो थोड़ा-सा ब्रेक इम्पोर्टेंट है, ब्रेक ले नहीं पाए हो क्या? पहले जल्दी से मुझे हाल-चाल बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग चिरायु, सरीश, जिया, यशपाल, युक्ति एंड वासु, सबको प्रेम भरा गुड मॉर्निंग। पहले 1-2 मिनट हाल-चाल बताओ, कैसा जा रहा है इंटरमीडिएट? कैसा गया कल का ब्रेक एंड कैसा चल रहा है आपका इनकम टैक्स का सेशन? ऑडियो वीडियो क्लियर है सर। चलो परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। 1-2 मिनट हाल-चाल पूछ लेते हैं बिकॉज़ होता क्या, थोड़ा-सा ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा मिला नहीं आपको, तो इनकम टैक्स सुनने के लिए थोड़ा-सा दिमाग प्रोसेस कर पाए, तब ब्रेक आपको मिलना चाहिए। थोड़ा-सा 1-2 मिनट बातें करें क्या? कि नहीं सर, डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाओ आप, टॉपिक हम सुनना चाहते हैं सीधे आज का। सब बढ़िया है सर, आप बताओ आप कैसे? अरे ऑल गुड सर, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फाइन एंड पता, बिलीव मी, ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड। डायलॉग सबने कॉपी कर रखा है, नहीं ऊपर किसी एक जने ने टाइप किया ऑल गुड, उसी को कॉपी करके नीचे वाला पेस्ट कर देता है। ऑल गुड सर, चलो परफेक्ट, सबको ही बहुत बढ़िया। 1-2 मिनट फालतू की पंचायत करता हूँ, मेरे दिल की बात। ऑल गुड सर, युक्ति सेठ ऑल गुड, सबको ही सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सी इंटरमीडिएट में आ गया, फाउंडेशन पास कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अच्छे से फाउंडेशन में मेहनत की, नहीं की, फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत तो की है सर, उसके अलावा पास कैसे हो जाते हैं? मेहनत तो की, हाँ सर, बढ़िया मेहनत की, कोई दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट में आप क्लासेस कौन सी कर रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, बैठे हो घर में, बिल्कुल अपने पलंग पे ऐसे-ऐसे टिक के बैठे हो आराम से। नहीं, अपने स्टडी टेबल बैठे होगे एट मोस्ट। लेकिन ये आप अंडर एस्टिमेट कर जाते हो कि आप अकेले बैठे हो। आपके सामने मैं हूँ, आपके सामने बाकी लोग हैं जो कि ऑनलाइन रिप्लाई कर रहे हैं आप, लेकिन आप घर में अकेले बैठे हो, इस चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अभी आप। जब तक क्लासेस चल रही तब तक तो सब बढ़िया है सर, बढ़िया बिल्कुल हम क्लास भी देख रहे हैं, घर जाके थोड़ा-सा रिवाइज़ कर रहे हैं। पर क्लासेस के बाद क्या सर, 3 महीने, 4 महीने खुद से पढ़ना पड़ेगा, 2 महीने खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब सर कैसे रिवाइज़ करेंगे? कौन साथी बनने वाला है सर? फाउंडेशन में तो हमने क्लास में जाके क्लासेस की थी, तो हमको कोई साथ रहता था। सर अकेले नहीं पढ़ जाएँगे हम। इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूँ, बहुत अंडररेटेड बता रहा हूँ बात सीए में। यू नीड टू हैव अ पार्टनर। ओह! सर आप तो टाइम वेस्ट करने की बात कर रहे हो। सर पार्टनर क्यों लें? उससे टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। अरे! चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। चीज़ें लोगों को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर पार्टनर आपके पास है ना, कोई भी स्टडी पार्टनर, सर कोई भी हो, सेम जेंडर हो, अपोजिट जेंडर हो, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। लेकिन अगर कोई पार्टनर है ना आपके पास, तो कभी आप कहीं फँस रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो ना, तो ही विल बी देयर, शी विल बी देयर टू सपोर्ट यू। क्योंकि अकेले हो, कभी ना कभी तो परेशान होगे, कभी ना कभी तो हताश होगे, कभी ना कभी तो लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा। उस पॉइंट पे कोई सपोर्ट करने वाला तुमको चाहिए, तो राइट टाइम इज़ टुडे, सर्च फॉर दैट पार्टनर। आप ही में से ही 6 लोगों में से शायद आप लोग 6 के 6 लोग मिलके अच्छे पार्टनर बन जाओ, यू नेवर नो। आपस में प्लान करो कि आज अपने को इतना टारगेट करना है, सबके सब अचीव करो एंड एक-दूसरे को साथ में सीए इंटरमीडिएट निकालने में हेल्प करो। आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, मेरे को सीखने में टाइम लगता है, फाइंड अ पार्टनर। हर फैकल्टी का एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में आओ कि हमारी इतनी-इतनी तैयारी हो चुकी है, इतनी-इतनी तैयारी के बाद हमको इतना-इतना पढ़ना है, ऐसे-ऐसे पढ़ते हैं हम। जो भी लोग कॉरेस्पॉन्डिंग तैयारी कर रहे हो, उससे बात करो एंड अपना पार्टनर डिसाइड करो। इट इज़ वेरी अंडररेटेड थिंग, लेकिन आपको करनी चाहिए ट्राई सीए इंटरमीडिएट में, ताकि ना आपकी तैयारी के टाइम पे आप कभी अगर हताश हो रहे हो, तो आपको सपोर्ट मिल जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंडररेटेड बात है। मुझे क्योंकि सपोर्ट मिला था पार्टनर का, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस की थी, मेरे को सपोर्ट मिला था अपने पार्टनर का। आई वाज़ वेरी ब्लेस्ड कि मुझे कभी दिक्कत नहीं आई सीए इंटरमीडिएट में। आपको भी नहीं है, इसलिए मैंने अपना इनसाइट आपको शेयर किया। जी, जी चलिए जी, फ़ोकस फ़ोकस अब बुक पे। एक बार बस और छोटी-सी चीज़ का रिस्पॉन्ड कर दो। आज रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ, क्या मैं लिख के स्क्रिबल तरीके से रिवाइज़ करवाऊँ कि ऐसे रीड करता चलूँ आपको याद आ जाएगा? जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, क्या स्क्रिबल करूँ कि लिख के बता दूँ? कौन था? मतलब वो अभी इंडस्ट्री में, वो भी इंडस्ट्री में, अभी टीचिंग वगैरह में तो नहीं है। स्क्रिबल करवा दो। चलो सर स्क्रिबल करवा देते हैं।
हमारा पूरा कॉपी तो पूरे बोर्ड नोट्स तो स्क्रिबल से ही भरे हुए होते हैं। जाते टाइम भी सर स्क्रिबल करवाते हो, आते टाइम भी स्क्रिबल करवाते हो, पूरा टाइम सिर्फ स्क्रिबल स्क्रिबल ही चल रहा होता है। चलिए जी। सर हम पढ़ रहे हाँ, आज है लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर किसी का निकालना है तो उसके लिए 4 अलग-अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। सबसे पहला होता है सर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए क्या बोलते हैं? सर अगर कोई पर्सन स्टे इन इंडिया फॉर 180 डेज़ और मोर इन प्रीवियस ईयर होता है तो वो रेज़िडेंट बन जाता है। या तो सर वो स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज़ और मोर इन प्रीवियस ईयर और सर 365 डेज़ और मोर इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में अगर वो स्टे करता है तो रेज़िडेंट बन जाता है। ये कौन-सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 6(1) ऐसा कंडीशंस बताता है। सर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वो रेज़िडेंट बन जाएगा। जैसे ही सर रेज़िडेंट बन जाता है, अपने को एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ती है सेक्शन 6(6) की। सर कौन-कौन सी एडिशनल कंडीशंस? पहली एडिशनल कंडीशन बोलती है सर 730 डेज़ से ज़्यादा का स्टे होना चाहिए या 70 डेज़ इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। एंड सेकंड कहता है रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स उसको रेसिडेंट होना चाहिए। सर अगर दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो क्या बन जाता है सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। अगर दोनों में से नॉट फुलफिल कोई भी एक अगर फुलफिल नहीं करता तो उस केस में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। सर इतना हमने पढ़ा था। इसके अलावा सर हमने पढ़ा था कि जो सेकंड कंडीशन है ना अपनी, सेकंड बेसिक कंडीशन 60 और 365 वाली, ये अपने को ना 3 केसेस में नहीं देखनी होती। सबसे पहले हमने पढ़ा था सर अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी। सेकंड चीज़ हमने पढ़ा था अगर कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो उस केस में भी सेकंड कंडीशन नहीं देखनी और तीसरा हमने देखा था अगर कोई इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सर उसकी टोटल इंडियन इनकम तो 15 लाख रुपए की है, उस केस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जा रही तो रेजिडेंट है, अगर फुलफिल नहीं हो रही तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। परफेक्ट सर ये बात अपने को समझ में आ गई। सर व्हाट इफ अगर सेकंड कंडीशन इसी इसी केस में सर अगर उसकी टोटल इंडियन इनकम सर ग्रेटर देन 15 लाख चली गई, फिर क्या करेंगे? फिर हमको देखना पड़ेगा जो सेकंड कंडीशन है ना वो अपने को चेक करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन जब भी चेक करेंगे ना सर, उस केस में क्या करेंगे 60 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 120 से और इसको चेक करेंगे। सर इसमें क्या होगा? सर अगर वो सेकंड कंडीशन के कारण रेसिडेंट बन जा रहा है, सेकंड कंडीशन के कारण रेसिडेंट बन रहा है, तो आप एडिशनल कंडीशंस नहीं चेक करते, हम सीधे-सीधे उसको आर-एनओआर बना देंगे। इसका क्वेश्चन में हमने कर लिया था। सर लेकिन अगर वो फर्स्ट कंडीशन का रेसिडेंट बन रहा है, तो अपने को एडिशनल चेक करनी पड़ेगी और एडिशनल चेक करने के बाद हम उसको रेसिडेंट बनाएँगे। उसके बाद सर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डीम्ड रेसिडेंट का। अगर सर कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया है और सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी टोटल इंडियन इनकम सर ग्रेटर देन 15 लाख की है और सर वो रेसिडेंट कहीं का भी नहीं है, रेसिडेंट कहीं का भी नहीं बन पा रहा क्योंकि कहीं रुक ही नहीं रहा, जैसे यशपाल था हमारे केस में। सर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम उसको सर आर-एनओआर इंडिया का बना देंगे। दिस वाज़ ऑल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। फिर हम आए थे सर एचयूएफ के केस में। एचयूएफ केस में क्या पढ़ा था हमने? सर एचयूएफ के केस में हमने पढ़ा था कि अफेयर्स कहाँ से मैनेज हो रहे हैं। सर अफेयर्स अगर इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या बन जाएगा? सर वो रेसिडेंट बन जाएगा। सर अगर आउटसाइड मैनेज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? सर नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। एक बार रेसिडेंट बन गया तो अपने को देखना पड़ेगा क्या करता करता जो 2 कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 6(6) में, क्या वो फुलफिल कर रहा है? तो फिर उस केस में रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अदरवाइज़ सर एल्स वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। सर उसके अलावा अगर कोई भी फर्म है, सर उसके अलावा कोई भी एओपी है, सर उसके अलावा कोई भी बीओआई है, सर उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, सर उस केस में क्या करते हैं सर हमको देखना पड़ता है अफेयर्स को। जहाँ हमने सर अफेयर्स देख लिया, सर अफेयर्स अगर इंडिया से है तो रेसिडेंट बन जाएगा, सर आउटसाइड इंडिया है, उस केस में क्या करेंगे, हम उसको नॉन रेसिडेंट बना देंगे। सर कंपनी के लिए हमने क्या पढ़ा था? सर कंपनी के लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी हुई थी। सर अगर वो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो ऑलवेज़ रेसिडेंट बन जाता है। और सर अगर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया उस केस में क्या करते हैं? सर देखते हैं क्या उसका पोयम इंडिया में है? अगर पोयम इंडिया में है, तो वो रेसिडेंट बन जाता है। अगर सर पोयम आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में क्या बन जाता है? नॉन रेसिडेंट बन जाता है। सर कंपनी केस में कोई भी आर-एनओआर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। इतना हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। फिर हमने आया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। स्कोप ऑफ टोटल इनकम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या पढ़ा था? सर कोई भी अगर रेसिडेंट पर्सन है, तो उसकी सर पूरे वर्ल्ड की सर इंडियन इनकम है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। प्लस फॉरेन इनकम है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। सर प्लस उसके अलावा फॉरेन बिज़नेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया जो हमारी तीसरी वाली इनकम थी वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। सर जो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ऊपर बात की, सर जो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसके लिए इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी, प्लस जो फॉरेन बिज़नेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है या कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, सेटअप फ्रॉम इंडिया है, तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है। उसके अलावा सर नॉन रेसिडेंट है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाती है। ये सब तो केस था किसका? इंडिविजुअल और एचयूएफ का।
इंडिविजुअल और एचयूएफ का था। सर बाकी किसी एसएससी के लिए जहाँ पे आरएनओआर, ओआर होता ही नहीं, उस केस में क्या रेसिडेंट के लिए इंडियन प्लस फॉरेन और सर नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। सर अब मुद्दा आया था कि इंडियन इनकम कौन-सी होती है और फॉरेन इनकम कौन-सी होती है? हमने चालू किया था सर इंडियन इनकम के बारे में। सर इंडियन इनकम म्हणजे सर 4 चीज़ है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, प्लस सर इनकम डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। सर उसके अलावा इनकम डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, उसके अलावा हमने पढ़ा था अक्रूड इन इंडिया, अराइज़ इन इंडिया, उसके बाद हमने पढ़ा था सर डीम्ड अक्रूड और अराइज़ इन इंडिया। सर इसमें मतलब क्या था सर रिसीव्ड इन इंडिया यानी इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया में बैंक अकाउंट आपका खुला हुआ है, वहाँ पे रिसीव हो रही है, तो रिसीव्ड इन इंडिया हमने निकाल लिया था। सर डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता था सर उसके लिए हमने क्या चालू किया था, उसके लिए हमने चालू किया था सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सर अगर आप कोई एम्प्लॉयड हो जिसका सर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 12% ऑफ द सैलरी है, तो जितना भी ऊपर का है वो आपका डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया पहले कहीं पे मिले। उसके बाद सर हमने पढ़ा था अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आरपीएफ पे तो 9.5% के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका डीम्ड रेसिडेंट आपका इंडिया में रिसीव्ड माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉयर अगर पेंशन फंड में आपका डिपॉजिट करवा रहा है तो वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा भले कहीं पे भी रिसीव कर रहे हो। और लास्ट में कहता था अगर कोई यूआरपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो ये भी आपका डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। सर उसके अलावा डीम्ड अक्रूड इन इंडिया क्या होता है इसके लिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के 8 क्लॉजेस 1 से लेके 8 तक बातें कर रहे होते हैं। सबसे पहला क्लॉज़ क्या बात करता है? सबसे पहला क्लॉज़ 3 बातें करता है। सबसे पहला क्लॉज़ बात करता है सर बिज़नेस कनेक्शन के बारे में। सर कोई भी फॉरेन पर्सन अगर इंडिया में आके अगर बिज़नेस कर रहा है ना, तो जो भी बिज़नेस से रिलेटेड इनकम है ना, वो बिज़नेस रिलेटेड इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी। इसी क्लॉज़ का दूसरा पार्ट क्या बात करता है? सर अगर कोई भी फॉरेनर, कोई भी नॉन रेज़िडेंट अगर इंडिया में प्रॉपर्टी लोकेट करवाता है, यानी सर रियल एस्टेट इंडिया में लोकेटेड है, कोई भी एसेट लोकेटेड इंडिया में है और उससे कोई इनकम हो रही है, तो वो इनकम इंडिया मानी जाएगी यानी प्रॉपर्टी इन इंडिया। प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड सर उससे हो रही इनकम। सर तीसरा अगर इंडिया में कोई एसेट है, कैपिटल एसेट है, तो उसके ट्रांसफर से जो कैपिटल गेन हो रहा है ना, सर वो कैपिटल गेन भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा यानी इंडिया में ही डीम्ड इनकम मानी जाएगी उसकी। ये था हमारा क्लॉज़ नंबर 1। क्लॉज़ नंबर 2 क्या बोला था हमने? अगर कोई भी पर्सन सैलरीज़ दे सर्विसेज़ दे रहा है, सर्विसेज़ इन इंडिया और सर सर्विसेज़ इन इंडिया देके उसको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिलने के कारण जो भी सैलरी है ना, वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। सर सैलरी में अगर कोई उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है ना, तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी इंडियन इनकम ही माने जाएँगे, भले कहीं पे भी रिसीव हो रहे हैं। सर यहाँ पे भी और ऊपर सेक्शन 7 में भी हमने पढ़ा, रिटायरमेंट बेनिफिट जहाँ पे मिल रहे हैं 12% के ऊपर, वो भी अपने इंडियन इनकम माने जाएँगे। क्लॉज़ नंबर 3 क्या बात करता है सर क्लॉज़ नंबर 3 अगर कोई इंडिया के डिप्लोमैट्स हैं, सर इंडिया के डिप्लोमैट्स हैं, सर डिप्लोमैट्स अगर कहीं बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो नॉन रेज़िडेंट बन जाते हैं। लेकिन सर अगर उनको कोई गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है सैलरी का, तो वो भी इंडियन इनकम मानी जाती है। उसके अलावा अपने को ध्यान देना है कि उनको जो परक्विज़िट्स रहती हैं, प्लस अलाउंसेस रहते हैं, ये सर एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं। तो चौथा हमने क्या चालू किया था, अगर सर कोई इंडियन कंपनी है, ये किसी फॉरेन पर्सन को अगर कोई डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड अपने आप में ही एक इंडियन इनकम मान लिया जाता है। इट इज़ एन इंडियन इनकम। हमने यहाँ तक किया था। बताओ क्या याद आ गया क्या जो पढ़ा था? क्या याद आ गया क्या जो पढ़ा था? मैं सोचता हूँ कि अगर मैं खुद से पढ़ने बैठूँगा इसको ऐसे, तो मेरे को खुद को समझ में नहीं आएगा। आप स्क्रिबल तो करवा लेते हो ताकि रिवाइज़ ढंग से हो जाए, लेकिन मेरे को खुद को समझ में आएगा नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या समझोगे इससे? यस सर समझ में आ गया। सभी लोग यस सर एक बार लिखो पहले, मुझे चाहिए सबकी प्रेज़ेंस बिल्कुल, हमको चाहिए फुल अटेंशन, ठीक है? पूरी अटेंशन अब आपका चाहिए क्योंकि आज का टॉपिक ना थोड़ा-सा टेक्निकल है, छोटा-सा पढ़ाऊँगा मैं आज के दिन में, कम से कम पढ़ाऊँगा। आज का टेक्निकल है थोड़ा टॉपिक, तो मुझे ना आपका अटेंशन चाहिए। मेरे पास मैसेज किसका आया? मेरे पास आया युक्ति का यस सर आया, सनीश का यस सर आया, चिरायु का यस सर आ गया, यशपाल का आ गया, जिया का आ गया। सर वासु तुम्हारा भी नहीं आया। वासु नहीं आया यस सर। अगर जाग रहे हो, खाना नहीं खा रहे, अगर सो नहीं रहे तो मुझे यस सर लिख के भेजो। चलो कोई बात नहीं वासु भी लाइक कि अभी हम थोड़ा बिज़ी हैं, हम क्लास 2x की स्पीड पे देख रहे हैं तो इसलिए अभी हम नहीं देख पाएँगे, नहीं रिप्लाई करेंगे। कोई बात नहीं चलो, आगे आते हैं सर ये तो अपना 4 क्लॉज़ेस पढ़े हमने। ये हमने क्लॉज़ 1, क्लॉज़ 2, क्लॉज़ 3, क्लॉज़ 4 पढ़ा, क्लॉज़ 5 पे आते हैं। यस, यस सर वासु भी लाइक हम तो एक्टिव तब होंगे जब आप हमको बोलेंगे। एक्टिव आपको अपने आप से रहना है, आपको अपने आप से एक्टिव रहते चलना है, ठीक है? क्लॉज़ नंबर 5 पे आ जाओ। क्लॉज़ नंबर 5 क्या बात करता है सर इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। इंटरेस्ट
आई एम इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन इनकम टैक्स, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। सर इंटरेस्ट म्हणजे ब्याज। ब्याज समझते हो आप लोग सभी? सर फाउंडेशन पास करके आए हैं, इतनी एन्युटी पढ़ के आए हैं, इतना कुछ मैथ्स में पढ़ के आए हैं, क्या ब्याज नहीं समझते होंगे? सर अगर कभी भी किसी नॉन रेसिडेंट को या किसी नॉन रेसिडेंट को क्या, अगर इनकम इंटरेस्ट इनकम हो रही है ना, इंटरेस्ट इनकम, सर वो कब-कब इंडियन इनकम मानी जाएगी अपने को ये समझना इंटरेस्ट इनकम व्हेन विल बी इंडियन इनकम, व्हेन इट विल बी इंडियन इनकम। सर इसके 3 केसेस रहते हैं, 3 केसेस। सबसे पहला पार्ट है, सर जब कभी भी इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करे, इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज इंडियन इनकम। अगर कभी भी गवर्नमेंट ब्याज का पेमेंट कर रही है ना, सर किसी से भी ले रही हो, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट मेरे को ब्याज का पेमेंट कर रही है, अगर गवर्नमेंट मेरे को ब्याज का पेमेंट कर रही है, इट विल बी ऑलवेज इंडियन इनकम। लेकिन अगर सर फॉर एग्जांपल अगर किसको पेमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर टेलर स्विफ्ट है, टेलर स्विफ्ट से इंडियन गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, टेलर स्विफ्ट से इंडियन गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, और इंडियन गवर्नमेंट टेलर स्विफ्ट को फिर क्या कर रही है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है। तो सर बाय डिफॉल्ट अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी ना, किसी को भी करते हुए इंडियन इनकम आ जाएगा, ऑलवेज इंडियन इनकम, ऑलवेज इंडियन इनकम। कोई सवाल संशय, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड केस सुनना, ये है हमारे बीच में वासु। चलो, वासु इज अ रेसिडेंट, वासु इज अ रेसिडेंट। सर वासु को लोन दे रखा है किसने, फॉर एग्जांपल रेचल का मानते हैं, मिस रेचल, मिस रेचल ने लोन दे रखा है वासु को, लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वासु। प्रोविजन क्या कहता है पता, अगर कभी भी अगर रेसिडेंट पर्सन इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है ना, रेसिडेंट पर्सन इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है ना, वो भी इंडियन इनकम हो गया सामने वाले के लिए। मैंने क्या बोला, अगर रेसिडेंट पर्सन अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है ना, किसी को भी करे फर्क नहीं पड़ता, रेसिडेंट पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है ना, सामने वाले के लिए इंडियन इनकम होगी। लेकिन सर इसके दो एक्सेप्शन है, ये दो एक्सेप्शन है सर। क्या दो एक्सेप्शन है सर, अगर वासु ने अगर लोन ले रखा है, अगर वासु ने लोन ले रखा है टू कैरी आउट बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और टू अर्न एनी इंटरेस्ट इनकम आउटसाइड इंडिया। तो थोड़ा सा ना भेजे में कम घुस रही बात है, कोई बात नहीं, मस्ती। बेसिक फंडा तो बड़ा सिंपल सा है, बेसिक फंडा बड़ा सिंपल सा है, अगर रेसिडेंट पर्सन किसी को भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा दैट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। फंडा बड़ा क्लियर है, रेसिडेंट पर्सन कभी भी किसी को भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इसके दो एक्सेप्शन है। सर क्या एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल वासु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वासु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वासु ने लोन लिया किसी फॉरेनर से, वासु ने लोन लिया किसी फॉरेनर से और इन्वेस्ट किया कहीं फॉरेन कंट्री में, या वासु ने लोन लिया किसी फॉरेनर से और बिजनेस चालू किया किसी फॉरेन कंट्री में। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस किसी दूसरे देश का, पैसे किसी और देश में जा रहे हैं, आ किसी और देश से रहे हैं, तो एक बात बताओ, क्या इंटरेस्ट, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये इंटरेस्ट वासु ने नहीं देके डायरेक्टली यहीं से गया हुआ है, या ये नहीं कह सकता ये इनकम को इंडियन इनकम मानना गलत हो जाएगा। जब बिज़नेस का पैसा अब भले मिस रेचल ने वासु को दिया, लेकिन इंडिया में तो पैसा आया ही नहीं, इंडिया में तो इनकम हुई ही नहीं, इंडिया में तो बिज़नेस हुआ ही नहीं। सर बिज़नेस इंडिया के बाहर हो रहा है ना, तो ये बिज़नेस के कारण जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा ना वासु, ये इंटरेस्ट का पेमेंट सर इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। सर दिस विल नॉट बी इंडियन इनकम। कुछ आ रहा है समझ में?
कमेंट सेक्शन एक्टिव रखो प्लीज। सर अभी तो और मुश्किल चीज आनी है। आ गया सर, परफेक्ट। यानी सिंपल फंडा क्या है? सिंपल फंडा अगर मैं आपको लर्न करने के और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर रेसिडेंट पर्सन कभी भी अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा ना, रेसिडेंट पर्सन अगर रेसिडेंट पर्सन कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, तो सामने वाले के लिए वो इंटरेस्ट इनकम बनेगा। इंटरेस्ट इनकम हमेशा इंडियन इनकम होगी। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। सर अगर रेसिडेंट पर्सन पेमेंट कर रहा है किस कारण से? सर क्योंकि उसने पैसा ले रखा है इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए, या इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए अगर उसने पैसा ले रखा है ना, तो फिर सामने वाले के लिए हाथ में वो इंडियन इनकम नहीं बनने वाला। क्योंकि इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा ना पैसा। तो उस पैसे से अगर जो इनकम सामने वाले को हो रही है वो इंडियन इनकम नहीं होनी चाहिए। सिंपल फंडा है। तो तीसरा सवाल है मेरा आपसे, तीसरा मैं समझा कुछ नहीं रहा, सिर्फ सवाल है। सर इसी का ही तीसरा पार्ट, पार्ट सी। ये है मिस रेचल। मिस रेचल ना लोन बाँटती फिरती है। हमारे पूरे करिकुलम में ना मिस रेचल लोन बाँटती फिरेगी, पूरे सिलेबस में। मिस रेचल ने दिया लोन किसको? अल्फोंसो। मिस्टर अल्फोंसो को लोन दिया। मिस रेचल भी एक नॉन रेसिडेंट है। मिस्टर अल्फोंसो भी एक नॉन रेसिडेंट है। मिस रेचल ने दिया लोन और इस मिस्टर अल्फोंसो ने इसके बदले क्या दिया? इंटरेस्ट का पेमेंट किया। सर ये इंडिया है, कहीं दूर इंडिया है। एक बात बताओ मेरे को, मिस रेचल के हाथ में क्या मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट इनकम हो रही है? यस सर, इंटरेस्ट इनकम तो हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इंटरेस्ट इनकम इंडियन इनकम मान सकते हो तुम? किसी भी तरीके से मान सकते हो? क्या ये जो कमाई हो रही है रेचल की, क्या इसको इंडिया में टैक्स लगा सकते हो तुम? क्या इस कमाई को इंडिया में टैक्स लगा सकते हो? नो सर, बड़ी सिंपल सी बात है। बड़ी सिंपल सी बात है सर। जब लोन देने वाला इंडिया का नहीं, लोन लेने वाला इंडिया का नहीं, तो फिर इंडिया क्या करेगा? जब लोन देने वाला मिस रेचल इंडिया की नहीं है, लोन देने वाला मिस्टर अल्फोंसो इंडिया का नहीं है, तो फिर जब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, रेचल के लिए इंटरेस्ट इनकम आएगी, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो ही नहीं सकती। सर नहीं हो सकती, परफेक्ट बात है। लेकिन सरकार कहती है इसका एक एक्सेप्शन है। रुको, 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 ज़रा सब्र करो। अगर मिस्टर अल्फोंसो इस लोन को इंडिया में बिज़नेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मिस रेचल के हाथ में जो इंटरेस्ट इनकम होगी ना, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। या यूँ बोलूँ सर, इंडियन इनकम बन जाएगी वो। सर कहता है प्रोविज़न क्या कहता है? जो नॉन रेज़िडेंट करना है दुनिया में तुम आपस में करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जो करना है करो, आपस में लोन लेना है, लोन ल देना है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। लेकिन अगर तुम इंडिया में बिज़नेस करने के लिए एक-दूसरे को लोन दे रहे हो ना, तो उससे जो लोन के से रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम होगी ना, वो इंडिया में ही टैक्स लगा देंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? परफेक्ट। यानी मैंने अब तक क्या बोला इंटरेस्ट का? सर इंटरेस्ट का मत इंटरेस्ट क्या होता है? और अगर इंडिया में प्रॉपर्टी लेनी है तो? आऊँगा उस पे, युक्ति आऊँगा। आऊँगा उस पॉइंट पे, बहुत बढ़िया तरीके से आऊँगा। आप लोग वही चीज़ पूछते हो जो मैंने बात के लिए छोड़ रखी है। ठीक है, आऊँगा उस पॉइंट पे। मैंने क्या बोला? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट करे, जिसको भी पेमेंट करेगी, हमेशा इंडियन इनकम मुँह बंद, आँखें बंद, खत्म, कुछ नहीं सोचना अपने को, आर्ग्यू भी नहीं करेंगे। सर अगर रेसिडेंट पर्सन कभी भी किसी को पेमेंट करेगा ना, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। सर अगर रेसिडेंट पर्सन पेमेंट कर रहा है, सर ऐसे लोन का जो लोन इंडिया के बाहर यूज़ हुआ है, बिज़नेस करने के लिए या इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, वो इंडियन इनकम नहीं होगा। और तीसरा क्या बोला मैंने? तीसरा क्या बोला? सर मैंने बोला कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, इट विल नेवर बी इंडियन इनकम। लेकिन सर अगर वो नॉन रेसिडेंट ने लोन ले रखा है इंडिया में बिज़नेस करने के लिए, तो फिर इट विल बी इंडियन इनकम। मेरे साथ आओ थोड़ा-सा।
थोड़ा आप अपने अंदर ना आपको थोड़ा देसीपना दिखाना है, देसीपना। लोन गिवर, लोन टेकर, पर्पस, इंडियन इनकम और नॉट। सवाल पूछ रहा हूँ, जो जितना समझा है ना अब तक, जितना भी आपने समझा है, उस बेसिस पे आपको जवाब देना है। लोन गिवर मिस्टर रमेश, लोन टेकर मिस्टर सुरेश, पर्पस बाइंग प्रॉपर्टी इन चाइना। चलो बाइंग प्रॉपर्टी पे हटाओ, डूइंग बिजनेस इंडियन, डूइंग बिजनेस, चलो डूइंग बिजनेस। बताओ क्या इंडियन इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? सवाल मेरा, जवाब आपका। क्या इंडियन इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? सर थंब रूल सिंपल रखना है, गवर्नमेंट पे करेगी ऑलवेज, रेजिडेंट पे कर रहा है ऑलवेज। सर रेजिडेंट केस में दो एक्सेप्शंस, और अगर नॉन रेजिडेंट करेगा हमेशा न, कभी इंडियन इनकम नहीं होने वाला। सर दो केस में इंडियन इनकम बनेगा, अपने को थंब रूल क्लियर रखना है। इंडियन इनकम है, यस यस यस, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है। इट इज, इट इज नॉट इंडियन इनकम। रेसिडेंट पर्सन है ना सुरेश, रेसिडेंट पर्सन ने लोन का पेमेंट किया ना, इट हैज टू बी इंडियन इनकम, करेक्ट। जितने लोगों ने सोचा इंडियन इनकम होना चाहिए, लेकिन दो एक्सेप्शन बताए थे ना। लोन किसके लिए रखा है? इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए दे रखा है, इट इज नॉट इंडियन इनकम, इट इज नॉट इंडियन इनकम। अगर रेसिडेंट पर्सन किसी किसी पर्सन को पेमेंट करे सर, फर्क नहीं पड़ता। रेजिडेंट पर्सन किसी पर्सन को पेमेंट करे, फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन देखना क्या है अपने को। सर जब पेमेंट कर रहा है वो किस चीज के लिए कर रहा है? क्या लोन उसने ले रखा है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो इंडियन इनकम बनेगा। लेकिन अगर इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए लोन ले रखा है, इट विल नॉट बी इंडियन इनकम। कोई बात नहीं, जिसने गलत किया कोई दिक्कत नहीं, अभी और डिटेलिंग में पढ़ना है इसको अपने को। सर लोन टेकर है मिस्टर रमेश, लोन टेकर है मिस्टर सुरेश। सर किसके लिए ले रखा है लोन? लोन ले रखा है फॉर डूइंग बिजनेस। अब बताओ, अब इंडिया में बिजनेस करने के लिए लोन ले रखा है, बताओ बताओ इसका क्या होगा? क्या ये इंडियन इनकम होगा? एक्टिव रहो यार, प्लीज प्लीज एक्टिव रहो। ये तो मुझे खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, पड़ जाएंगे सारे। चिरायु युक्ति, आंसर आया मेरे पास, यस इंडियन इनकम है, यस परफेक्ट, परफेक्ट इंडियन इनकम है। ठीक है, चलो लोन गिवर मिस्टर रमेश, लोन टेकर, लोन टेकर फॉर एग्जांपल एमपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट। रमेश ने लोन दिया एमपी गवर्नमेंट को, यह दे सकता है? चलो ठीक है, लोन टेकर, चलो ठीक है, लोन टेकर मिस्टर एबी, अमित भाई अपने। तो लोन दिया है आप कितना? 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का लोन दिया आप एबी भाई को, अमित भाई को। ठीक है, फॉर बाइंग प्रॉपर्टी इन यूएसए। यानी रमेश भाई ने अमित भाई को लोन दिया, रमेश भाई ने अमित भाई को लोन दिया, रमेश भाई ने अमित भाई को लोन दिया ताकि अमित भाई यूएसए में प्रॉपर्टी खरीद सके 10,000 करोड़ का। अब जो अमित भाई इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे रमेश को, इस इंटरेस्ट की इनकम को इंडियन इनकम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताओ। हमने लकीरों का फकीर बन के चलना है। हमने क्या बोला था? रेसिडेंट पर्सन पेमेंट करेगा ऑलवेज इनकम हो जाएगा। सर क्या बिजनेस के लिए पेमेंट कर रहा है? राइट आंसर इज बिजनेस के लिए नहीं कर रहे अमित भाई,
बिज़नेस के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी खरीदना बिज़नेस है? राइट आंसर इज़ प्रॉपर्टी खरीदना इज़ नॉट बिज़नेस। तो अगर बिज़नेस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? सर इंडियन इनकम बन जाना चाहिए। यानी जो रमेश है ना इसके लिए ये इंडियन इनकम बन जाएगा। यस सर इंडियन इनकम। युक्ति जवाब मिल गया क्या सवाल का? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट बिज़नेस, इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इट विल बी इंडियन इनकम। अब सर मिस्टर रमेश लोन दे रहे हैं किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर किसी भी कारण से मैं तो कुछ सवाल पूछ ही नहीं रहा, ऑलवेज इंडियन इनकम। किसी भी कारण से ले रही हो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस कारण से ले रही है फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट किस चीज के लिए लोन ले रही है। हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट किसी भी पर्पस के लिए ले ले, इट विल ऑलवेज बी इंडियन। अब लोन देने वाला कौन है? मिस्टर जो बाइडेन। जो बाइडेन ने लोन दिया, बहुत पैसा कमाया यूएसए में। किसको दिया? सर फॉर एग्जांपल दिया लोन अपने युक्ति को। सर युक्ति बिजनेस कर रही है, सर बिजनेस के लिए लोन ले रखा है युक्ति ने। बिजनेस इन थाईलैंड। थाईलैंड मान लो श्रीलंका। अब मुझे बताओ भाई ये इंडियन इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? जो बाइडेन ने युक्ति को लोन दिया, युक्ति ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो जो बाइडेन के लिए जो इनकम है वो इंडियन इनकम है कि नहीं है ये बताओ मेरे को। सर युक्ति काम क्या कर रही है? उससे बिजनेस कर रही है इंडिया, उससे बिजनेस कर रही है श्रीलंका में। नो 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 एब्सोल्युटली करेक्ट भाई साहब, तुम दिल जीत रहे हो मेरा। आप सभी को अमित भाई की तरफ से पार्टी, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अमित भाई इतने खुश हैं आपके रिप्लाई से क्योंकि कमेंट सेक्शन में देख रहे हो, आप सभी को अमित भाई की तरफ से पार्टी है। ठीक है, परफेक्ट है, नो है, कोई इंडियन इनकम नहीं है। आगे आगे आगे। सर अब ना अब जो बाइडेन ने लोन दिया किसको? जो बाइडेन ने लोन दिया किसको? डोनाल्ड ट्रंप को लोन दे दिया। सर पर्पस कुछ नहीं दे रखा आपको। पर्पस कोई नहीं, लोन दे रखा है, किसी भी कारण से दे रखा हो हमें नहीं पता, किसी भी कारण से दे रखा हो हमें नहीं पता। मुझे बताओ क्या ये लोन इंडिया में टैक्सेबल होगा? क्या ये लोन इंडियन इनकम बनेगा? बताओ। जो बाइडेन ने अगर डोनाल्ड ट्रंप को लोन दे रखा है तो क्या वो इंडियन इनकम बनेगा? नहीं, नहीं, नो। सर यही अगर जो बाइडेन ने मिस्टर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को लोन दे रखा है, डोनाल्ड ट्रंप। सर किस पर्पस के लिए? सर डोनाल्ड ट्रंप को ना इंडिया में बिजनेस करना है, बिजनेस इन इंडिया। अब बताओ सर क्या ये इंडिया में क्या वो बनेगा? सर इमेजिन करते टाइम आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एक वो बनना चाहिए आपके दिमाग में, कौन सा चार्ट बनना चाहिए कि सर ये लोन देने वाला जो बाइडेन, यहाँ पे ट्रंप। सर अगर क्या पैसा इंडिया में आ रहा है, तो अगर पैसा अगर इंडिया में आ रहा है फॉर बिजनेस पर्पस, तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो सामने वाले के लिए इंडियन इनकम बन जाएगा। मतलब इंटरेस्ट का काफी हद तक पॉइंट समझ में आया। एक बार इधर आओ, वापस आओ बुक पे आओ, बुक में देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है इस बारे में। सर कभी भी अगर इंटरेस्ट इज पेबल बाय गवर्नमेंट, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। इंडियन इनकम क्या होता है सर? जो सेक्शन 9 बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ सर? सेक्शन 9 जो बोलते हैं वो इंडियन इनकम है। सेक्शन 9 क्या बोलता है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, चार ही चीजें बोलता है। सेक्शन 9 का क्लॉज 4 ये क्या बता रहा है सर? इनकम अक्रूड इन इंडिया, सेक्शन 9 ये बता रहा है। इनकम अक्रूड कौन सी इंडिया मानी जाएगी? अगर कभी भी अगर इंटरेस्ट पेड गवर्नमेंट करती है, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। सर अगर कभी भी रेसिडेंट पर्सन होता है, इट इज ऑलवेज इंडियन इनकम। लेकिन दो केसेस में हम इसको इंडियन इनकम नहीं मानते हैं। सर कौन से दो केसेस में? कभी भी अगर इंटरेस्ट व्हेन मनी इज बोरोड फॉर बिजनेस प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया, अगर कभी भी कोई भी पर्सन पेमेंट कर रहा है लोन का, लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है
और लोन ले रखा है इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए या इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए, तो उस केस में हम इसको इंडियन इनकम नहीं मानते हैं। और सर यही अगर कोई नॉन रेज़िडेंट को दे रहा है, तो इट इज़ नेवर इंडियन इनकम। एक नॉन रेज़िडेंट को दे रहा है, इट इज़ नेवर इंडियन इनकम। लेकिन अगर कभी भी उनमें से कोई एक नॉन रेज़िडेंट इंडिया में अगर बिज़नेस करने के लिए लोन दे रखा है ना, तो फिर उसको इंडियन इनकम मान लेंगे। सर एक और एग्ज़ाम्पल देख लो मेरे सामने, एक और एग्ज़ाम्पल देख लो, ये शायद बढ़िया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प ने दे रखा है लोन। डोनाल्ड ट्रम्प ने आपको लोन दे रखा है किसको? सर दे रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल युक्ति को दे रखा है एंड युक्ति ने यूज़ कर रखा है यूज्ड दैट लोन फॉर इन्वेस्टिंग इन नहीं इन्वेस्टिंग इन कंपनीज़ ऑफ पाकिस्तान। यानी अगर डायग्राम बनाऊँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने दे रखा है युक्ति को। डोनाल्ड ट्रम्प ने पैसा दिया इंडिया में, युक्ति कहाँ इन्वेस्ट करी? युक्ति कर रही है पाकिस्तान की कंपनीज़ में ताकि डिविडेंड इनकम आ सके। युक्ति को लग रहा है बहुत सारी डिविडेंड इनकम आएगी पाकिस्तान से। आपके सामने प्रोविज़न मैंने डाल रखा है। इस प्रोविज़न को रीड करो और मुझे बताओ कि जो डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में इंटरेस्ट इनकम हो रही है, क्या ये इंडियन इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी? पर प्रोविज़न रीड करो युक्ति, प्रोविज़न रीड करो सामने क्या लिखा हुआ है? अगर कभी भी इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का और वो लोन ले रखा है बिज़नेस करने के लिए इंडिया के बाहर या वो लोन ले रखा है किसी इन्वेस्टमेंट इनकम को कमाने के लिए जो कि इंडिया के बाहर की इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसमें क्या होगा? यस, नहीं बनेगी वो। नो, 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 नो सबने चिल्ला के नो बोला। नहीं बनेगी सर, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी क्यों? सर मैंने बोला ना कभी भी रेज़िडेंट पर्सन देगा, रेज़िडेंट पर्सन कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, इट विल ऑलवेज़ बी इंडियन इनकम लेकिन 2 एक्सेप्शन है। सर अगर रेज़िडेंट पर्सन ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए या इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस केस में वो इंडियन इनकम नहीं बनती है। एक मेरे सामने बस लास्ट सवाल है, इस सवाल का अगर जिसने जवाब दे दिया ना, मान लूँगा उसको पूरा प्रोविज़न समझ में आ गया, जिसको प्रोविज़न रीड करते समझ में आ गया। सर ये है डोनाल्ड ट्रम्प, ये है जो बाइडेन, ये है लोन गिवर और ये है लोन टेकर। सर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने लोन ले रखा है किस चीज़ के लिए? पर्पस दे रखा है टू इन्वेस्ट इन रिलायंस। क्या इंडियन इनकम बनेगा? मैं बोलता हूँ 1 मिनट के लिए रोको, इसमें कोई जवाब मत देना मेरे को, सामने प्रोविज़न है एक बार इसको पढ़ के बताओ ना, इस प्रोविज़न को पढ़ो ना। क्या ये इंडियन इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये इंडिया की इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? इस प्रोविज़न को रीड करो ना, सामने लिखा हुआ है। पूरा प्रोविज़न जो टेबल में बना हुआ है, इसके बेसिस पे रीड करो ना। एक बार पढ़ो ना इसको, पढ़ो ना एक बार आराम से पढ़ो ना, आराम से पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कभी भी नॉन रेज़िडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, नॉन रेज़िडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, इस कैटेगरी में फ़ॉल करेगा? सर कभी भी नॉन रेज़िडेंट को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, इट इज़ नेवर इंडियन इनकम, ये बात तो हमने थंब रूल पढ़ी हुई है। सर लेकिन इसके एक एक्सेप्शन रहता है। सर अगर नॉन रेज़िडेंट ने लोन दे रखा है टू डू एनी बिज़नेस इन इंडिया, तो वो इंडियन इनकम बन जाता है इंटरेस्ट। लेकिन सर यहाँ पे इंटरेस्ट अगर अगर नॉन रेज़िडेंट लोन दे रखा है किसके लिए? इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसको एक्सेप्शन में कवर नहीं किया है। यानी सर दिस विल नॉट बी इंडियन इनकम, दिस इज़ नॉट इंडियन इनकम। या यू सेड नहीं बनेगा इंडियन इनकम। बाकी सबने येस लिखा था। युक्ति, सनीश, जिया,
यशपाल नहीं बनेगा। इसको स्पेशली काटा हुआ है। सर क्यों काटा हुआ है इसका लॉजिक समझना। अगर कोई 2 नॉन रेसिडेंट आपस में एक-दूसरे को लोन दे रहे हैं ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके वो। इंडिया में अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो तुम तो टैक्स करवा सकते हो। इंडिया में बिज़नेस करेंगे तो तुम टैक्स करवा सकते हो। लेकिन अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो, इंडिया के प्रोग्रेस में वो अपना हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं वो, तो फिर उसको टैक्स कैसे करोगे? क्यों करोगे टैक्स? इसका एक्सेप्शन सिर्फ यही इसी कारण से दिया गया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए किया गया है, क्योंकि सर वो तो इंडिया के डेवलपमेंट में वो करना चाह रहे हैं ना, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक नॉन रेज़िडेंट इंडिया में पैसे लगा रहा है, इंडियन कंपनीज़ पैसे लगा रहा है ताकि इंडियन कंपनीज़ के पास पैसे आएँ, इंडियन कंपनीज़ ढंग से बिज़नेस कर सकें। फिर इसको अगर टैक्स कर लोगे, तो फिर वो तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेगा ना। इसलिए नॉन रेज़िडेंट दूसरे नॉन रेज़िडेंट को लोन दे, आराम से लोन दे, किसी भी कारण से लोन दे। इंडिया में अगर इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा है ना, उसको हम इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। इंडियन इनकम सिर्फ तब मानेंगे जब वो बिज़नेस कर रहा है। यानी ये बहुत ही रिजिड लाइन्स हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना कई चीज़ों में, डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के इसमें फ़ॉल करवाना है कि कहाँ फ़ॉल कर रहा है वो, आपको जवाब सारे मिलते चले जाएँगे। जहाँ आपने दिल के दिमाग के बदले दिल से सोचना चालू कर दिया ना, यार इंडिया में तो पैसा आ रहा है, इंडियन इनकम बनना चाहिए, आपके आंसर गलत होने लग जाएँगे। इवन नॉट जस्ट विद इनकम टैक्स, जीएसटी में भी गलत होंगे, कंपनीज़ लॉ में भी गलत होंगे। गॉट दिस पॉइंट? मेरा एक और सवाल, चलो आपको एक और मौका दिया करेक्ट करने का अपने आप, एक और मौका दिया करेक्ट करने का। सर डोनाल्ड ट्रम्प ने लोन गिवर है, दिया लोन किसको? जो बाइडेन को। लोन टेकर है। टू बाय फ्लैट इन दिल्ली। एक बार रीड करके आराम से रीड करो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, ये प्रोविजन आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बिल्कुल तरीके से। आपको प्रोविजन को ढंग से रीड करना है। देखो कौन-कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कौन-कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, उसके बेसिस पे मुझे बताओ कि क्या ये इनकम इंडियन इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी। टेक योर टाइम। नो, नो, नो। परफेक्ट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, नहीं बनेगी। सर मुद्दा क्या पकड़ना है? नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको इंडियन इनकम नहीं बनाएँगे। सिर्फ एक केस में बनाएँगे, कौन-सा? अगर पैसा इंडिया में बिज़नेस करने के लिए आ रहा है, तो हम उसको इंडियन इनकम बनाएँगे, बाकी किसी भी कारण से इंडिया में आ रहा हो, हम उसको इंडियन इनकम नहीं बनाएँगे। परफेक्ट चिरायु, बढ़िया ही आंसर दे दिया आपने। एक और सवाल करवाओ, एक और जवाब दो ना मेरे को बस एक और। थोड़ा और मन कर रहा है, आप लोग जैसे जवाब दे रहे हो ना और मन कर रहा है सवाल करने का। सर, डोनाल्ड ट्रम्प ने लोन दिया, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया। सर लोन का यूज़ कैसे हुआ? टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, नहीं रियल एस्टेट नहीं, टू इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ दुबई। मुझे बताओ क्या ये इंडियन इनकम बनेगा? क्या ये इंडियन इनकम बनेगा? तो फिर बोलूँगा हड़बड़ी मत करना, इसको रीड करो और बताओ, इसको रीड करो और बताओ। हैं? बन जाएगा इंडियन इनकम? सही में? सही में बन जाएगा? तनीश भी बोल रहा है बन जाएगा, जिया भी बोल रही है, युक्ति बोल रहा है, चिराई बोल रहा है, सब इंडियन इनकम बन जाएगा। सही में बनेगा? अरे हाँ भाई, हाँ बनेगा सर, गवर्नमेंट कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो इट इज़ ऑलवेज़ इंडियन इनकम, इट इज़ ऑलवेज़ इंडियन इनकम।
इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट, यस ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फर्म एट योर आंसर, यस बनेगा इंडियन इनकम, बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो बनेगा। यानी सर अगर मैं सार आपको फिर बताऊं घूम फिर के, सर अगर कभी भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। अगर रेसिडेंट इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। लेकिन सर रेसिडेंट के केस में दो एक्सेप्शन है, कहता है कि अगर रेसिडेंट पेमेंट कर रहा है किसी ऐसे लोन को, और वो लोन इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए यूज हुआ है, या वो लोन इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए यूज हुआ है, सर उस केस में वो लोन इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। और नॉन रेसिडेंट के केस में तो अलग ही कहानी है, नॉन रेसिडेंट को लोन दे दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो लोन इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ गया, अगर वो लोन इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ गया, तो वो लोन का इंटरेस्ट इंडिया में इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? आई डू नॉट सी आईसीआई आस्किंग दिस क्वेश्चन एवर। फाइनल में पूछता है कई बार, एक आध बार पूछा हुआ, इंटर में भी एक बार पूछा हुआ है इस इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन। अदरवाइज आईसीआई इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट आईसीआई। क्लियर सर? परफेक्ट, परफेक्ट क्लियर है। इसी के साथ हमारा हो जाता है क्लॉज 5 खत्म। सर क्लॉज 5 पे आपने इतना टाइम दिया, क्लॉज 6 7 में भी इतना टाइम लगेगा क्या? क्लॉज 5 6 7 तीनों सेम है, थोड़ा सा बस माइनर सा डिफरेंस है। तो मैं नेक्स्ट क्लॉज 6 और 7 साथ में पढ़ाऊंगा। क्लॉज 5 आ गया क्या समझ में? चिरायू ने तो बोल दिया चलो यस सर समझ में आ गया, क्लियर है। क्लॉज 5 हो गया अपना इंटरेस्ट का पेमेंट। क्लॉज 6 क्या होता है? रॉयल्टी। और क्लॉज 7 होता है एफटीएस। सर रॉयल्टी का कभी पेमेंट हो रहा है और एफटीएस का पेमेंट हो रहा है, तो वो कब इंडियन का माना जाता है? सर हम तो इंडियन इनकम बाद में निकालेंगे, पहले तो ये तो पता रॉयल्टी क्या होता है, एफटीएस क्या होता है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों से बताने के लिए, रॉयल्टी सुन के क्या समझ में आता है, एफटीएस सुन के क्या समझ में आता है, क्या सुना है आपने, कुछ जानते हो क्या रॉयल्टी के बारे में, एफटीएस के बारे में? क्या रॉयल्टी के बारे में जानते हो क्या, एफटीएस के बारे में जानते हो क्या? तो उस पर भी चर्चा करें ना थोड़ी सी। कितना पता है आपको रॉयल्टी के बारे में, क्या पता है? अदर्स नहीं, दूसरे का नाम यूज करके रॉयल्टी होता है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। और राइट्स परफेक्ट है, परफेक्ट है सर। रॉयल्टी मतलब क्या होता है? किसी भी इनटैंजिबल एसेट्स को यूज करने का, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इट इज रॉयल्टी। सर अगर आपको, अगर मान लो मैंने बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी ले ली, या फिर अगर मैंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो क्या मैं मैकडोनल्ड्स नाम ऐसे यूज कर लूंगा? क्या मैं मैकडोनल्ड्स की जो रेसिपीज ऐसे यूज कर लूंगा? राइट आंसर इज नहीं। मैकडोनल्ड्स की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड रहे, जो भी बनाने का तरीका है, रेसिपीज है, सब पेटेंटेड है। बस पेटेंट को मैं यूज करने के लिए कुछ पेमेंट करूंगा ना उनको, दैट इज रॉयल्टी। किसी भी इनटैंजिबल एसेट को यूज करने का अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इट इज रॉयल्टी। दैट इज द बॉटम लाइन, दैट इज द थंब रूल। यही होता है थंब रूल, यही होता है बॉटम लाइन, मतलब यही होता है रॉयल्टी का घूम फिर के। इनटैंजिबल एसेट को यूज करने का पेमेंट करना इज रॉयल्टी। लेकिन डेफिनेशन है अपने पास, डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, लेकिन पता होनी चाहिए, बाद में पढ़ेंगे उसको। एफटीएस क्या होता है? सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज म्हणजे सर कोई भी, अगर मैनेजरियल सर्विसेज है, सर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन गए, सर्विसेज। सर टेक्निकल सर्विसेज, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसी कंपनी को, बड़ी सी कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहे हो कि इस पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इंडियन इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी, टेक्निकल सर्विसेज। सर या फिर कंसल्टेंसी बिजनेस, टैक्स प्लानिंग करवा रहे हो आप। सर कभी भी अगर कंसल्टेंसी की पेमेंट कर रहे हो, या एफटीएस बोलते हैं प्यार से सर, या तो मैनेजरियल पेमेंट कर रहे हो, मैनेजरियल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हो, या टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हो, या फिर सर कंसल्टेंसी की सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हो, सर इसको प्यार से बोलते हैं एफटीएस। कभी भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो सर रॉयल्टी का या एफटीएस का, कभी भी अगर पेमेंट कर रहे हो आप रॉयल्टी का या एफटीएस का, सर इस इनकम को क्या इंडियन इनकम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये सवाल है आपसे।
सवाल इतना सा है कि कभी भी अगर कोई भी रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है या टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा है, तो क्या उसको इंडियन इनकम मानेंगे? सर 2 अलग-अलग सेक्शंस, 2 अलग-अलग क्लॉजेज़ हैं। ये सेक्शन क्लॉज़ नंबर 6 और क्लॉज़ नंबर 7 2 अलग-अलग क्लॉजेज़ हैं। लेकिन दोनों बिल्कुल सेम बातें करते हैं एक्सेप्ट फॉर डेफिनिशन, डेफिनिशन दोनों की अलग-अलग है, लेकिन सर दोनों की टैक्सेबिलिटी बिल्कुल सेम है, दोनों का इंडियन इनकम निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। कहता है सुनो, एग्जाम्पल के साथ समझना है एक-एक चीज़ को। दोनों के 3 फेसेस हैं, जो हमने इंटरेस्ट में पढ़े दोनों के 3 फेसेस हैं। सर फॉर एग्जाम्पल कोई ए केस, कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर का हो, इंडिया आउटसाइड इंडिया का हो या इनसाइड इंडिया का हो, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको एफटीएस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या सर पेटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, पेटेंट दे रहा है या फिर एफटीएस की सर्विसेज दे रहा है, जिसके अगेंस्ट में सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रॉयल्टी दे रही है या एफटीएस की पेमेंट कर रही है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रही है, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम, ऑलवेज इंडियन इनकम। अगर मतलब शॉर्ट में क्या बोला मैंने, अगर कभी भी गवर्नमेंट रॉयल्टी का पेमेंट कर रही है या टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रही है, वो सामने वाले के हाथ में हमेशा इंडियन इनकम मानी जाएगी कभी भी। एग्जाम्पल दो ना सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल दो ना। सुनो एग्जाम्पल सुनो। सर मान लो ये है नासा, नासा का जो स्पेस स्टेशन है उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पेमेंट कर रही नासा को इसका रॉयल्टी का, तो ये इंडियन इनकम माना जाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक खराबी आ गई, इंडिया के डिफेंस सिस्टम में खराबी आ गई, जिसके लिए उन्होंने एक इंजीनियर बुलाया। सर इंजीनियर कहाँ से? इंजीनियर आया जर्मनी से, जर्मनी से आया इंडिया में। सर इंडिया में आया और इंडिया में उसने देखा डिफेंस सिस्टम को, जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको सॉर्ट किया। इसके बदले सर गवर्नमेंट ने उनको पेमेंट किया, टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया। इंजीनियर सर्विसेज ऑल्सो टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज सुन के जो समझ में आए, टेक्निकल मीन्स टेक्निकल, तो टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया। सर दिस विल बी इंडियन इनकम। सर फंडा बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट कभी भी रॉयल्टी का पेमेंट करेगी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट करेगी, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। बड़ा फंडा क्लियर है। अब सिर्फ ना एफटीएस की बात करूंगा मैं, टेक्निकल सर्विसेज की बात करूंगा मैं, रॉयल्टी आप साथ में समझ लेना, आपको आराम समझ में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सेम ही चल रहा है बिल्कुल। वर्ड यूज करूंगा टेक्निकल सर्विस ताकि दिमाग में लोड कम आए। सेकेंड केस क्या कहता है, बी। अगर फॉर एग्जांपल ये है मिस्टर चिरायू, मिस्टर चिरायू ने सर्विसेज ली किससे? मिस्टर जो बाइडन से। मिस्टर जो बाइडन सर्विसेज ली, सर्विसेज टेकन, किस चीज की सर्विसेज ली? इंडिया में इलेक्शन कैसे जीता जाए, इंडिया में इलेक्शन कैसे जीता जाए, इसकी टेक्निकल सर्विसेज ली चिरायू ने, इंडिया में इलेक्शन जीत पाए, मोदी जी को हरा सके। चिरायू को पेमेंट करना है एफटीएस का। चिरायू फॉर द टाइम बिंग मानो रेसिडेंट है, एक नॉन रेसिडेंट नहीं है, मान लो चिरायू रेसिडेंट इंडिया में रहता है, देश प्रेमी है, इंडिया में रहता है। अब वही रिपीट होगा। सर क्या रेसिडेंट पर्सन ने पेमेंट किया? यस रेसिडेंट ने पेमेंट किया, ऑलवेज इंडियन इनकम, ऑलवेज इंडियन इनकम। कोई बुराई ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। सर रेसिडेंट पर्सन कभी भी अगर रॉयल्टी या एफटीएस का पेमेंट करेगा, किसी को भी कर ले फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कर ले फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज भी इंडियन इनकम, हमेशा इंडियन इनकम बनेगी। ना कोई सवाल, ना कोई संशय, ना कोई डाउट, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। बस उन दोनों एक्सेप्शंस में आते हैं। मिस्टर जो बाइडेन ने, चलो जो बाइडेन को बदलते हैं, जो बाइडेन को बदलते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है एक बिजनेस टाइकून भी है। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेस टाइकून।
रियल एस्टेट का बिज़नेस टाइकून है बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए का। नॉट जस्ट ही इज़ प्रेज़िडेंट ऑफ यूएसए बट ही इज़ अ वेरी बिग बिज़नेस टाइकून। सर इसने सर्विसेज़ दी किसको? चिरायू को। सर क्या सर्विसेज़ दी? सर दुबई में कैसे बिल्डिंग्स बिल्ड करते हैं और बिल्डिंग बिल्ड करके इसको कैसे बेचें। मतलब रियल एस्टेट का जो असली सक्सेस मंत्रा है ना, वो सक्सेस मंत्रा बताया है डोनाल्ड ट्रम्प। कैसे आप प्रॉपर्टी लोगे, कैसे आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराओगे, कैसे सस्ते में सस्ता मटेरियल बेचोगे, कैसे सबसे महँगा वहाँ प्रोडक्ट बेच के कमाई करोगे। सर इस ऐसे सर्विसेज़ देने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने चार्ज किया फॉर एग्ज़ाम्पल $100 मिलियन और चिरायू ने पेमेंट भी कर दिया। बात वही सिंपल है। सर पेमेंट कर रहा है रेसिडेंट। सर पेमेंट किस चीज़ के लिए कर रहा है? फॉर बिज़नेस आउटसाइड इंडिया। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो पढ़ा इंटरेस्ट इनकम में, जो आपने इंटरेस्ट इनकम में पढ़ा, सर बताओ क्या ये इंडियन इनकम माना जाएगा? नहीं। सवाल मेरा जवाब आपका। सर नॉन रेसिडेंट सर्विसेज़ दे रहा है इंडियन को, इंडियन पेमेंट कर रहा है उस सर्विसेज़ की। सर्विसेज़ कौन-सी? रॉयल्टी की या एफटीएस की। बताओ क्या सामने वाले के हाथ में वो एफटीएस की सर्विसेज़ इंडियन इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्या वो इंडिया में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी? सर उसका री इम्पोर्टेंट पॉइंट सर जो सर्विसेज़ दे रहा है वो इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए ले रहा है। क्या वो इंडियन इनकम मानी जाएगी? राइट आंसर इज़ चिरायू का जवाब आया। और कोई नो, 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 नो परफेक्ट सभी बोलते हैं नो, इट विल नॉट बी इंडियन इनकम क्योंकि इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए कर रहे हो। जैसा इंटरेस्ट में पड़ा सेम वही चल रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई भी पर्सन सर कोई पर्सन अगर कभी भी रेज़िडेंट पर्सन अगर रॉयल्टी या एफटीएस का पेमेंट करेगा, इट विल ऑलवेज़ बी इंडियन इनकम। लेकिन एक्सेप्शन क्या था? अगर इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो ना, फिर उसको इंडियन इनकम नहीं मानते। वासु सेड नो परफेक्ट। फिर से सर एक है अपने बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान, बहुत ही, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान। नहीं, वॉरेन बफे वॉरेन बफे ने अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज़ दी किसको? चिरायू को। चिरायू को पर्सनल एक्सपर्टीज़ दी। कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है? इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है? ऐसी 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 टेक्निकल सर्विसेज़ सिखाई उन्होंने, ऐसी टेक्निकैलिटी सिखाई चिरायू को। लेकिन सर चिरायू ने ना इंडिया में सीखने के लिए नहीं बोला वॉरेन बफे को। चिरायू सीखना चाहता है किसमें, कहाँ पे? सर मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करके सर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम ये सब कमाना चाह रहा है। मुझे बताओ क्या अगर रेज़िडेंट पर्सन अगर किसी को भी पेमेंट करता है किसका एफटीएस का या रॉयल्टी का सर टू अर्न एनी इनकम आउटसाइड इंडिया टू अर्न एनी इन्वेस्टमेंट इनकम आउटसाइड इंडिया, क्या मैं इसको इंडियन इनकम मानूँ? मैं इसको इंडियन इनकम मानूँ? ना जी, ना जी, ना जी। सवाल का जवाब पहले आ चुका है। नो, 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 नो नहीं मानोगे। सर बड़ी सिंपल सी बात है ना। अगर रेज़िडेंट पेमेंट करता है इट इज़ ऑलवेज़ इंडियन इनकम लेकिन 2 केसेज़ में नहीं मानते। अगर कभी भी इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए एफटीएस दे रहे हो या इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए आप एफटीएस का पेमेंट कर रहे हो, रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, इट विल नॉट बी इंडियन इनकम। बड़ा सिंपल सा सवाल, बड़ा सिंपल सा जवाब। बस पार्ट बी रॉयल्टी एंड एफटीएस। फिर पार्ट सी पे आ जाओ। पार्ट सी क्या बात करता है? सर ये है अपना जो बाइडेन और ये है अपना डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने सर्विसेज दी कौन-सी? कैसे इलेक्शन 2 बार जीता जाता है? कैसे इलेक्शन 2 बार जीता जाता है? इलेक्शन टू बी वन ट्वाइस। ऐसी सर्विसेज दी। कैसे 2 बार इलेक्शन जीता जाता है? इसके बदले जो बाइडेन ने सर $100 मिलियन का पेमेंट किया। मुझे बताओ क्या इंडियन इनकम मानूँगा? क्या ये इंडियन इनकम मानूँगा? क्या है ये? क्या है? क्या ये इंडियन इनकम है?
नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को कोई भी रॉयल्टी पेमेंट करे, कोई भी एफटीएस का पेमेंट करे, सर क्या फ़र्क पड़ता है अपने को? इट विल नेवर बी इंडियन इनकम। इंडियन इनकम नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो बाइडेन जो बाइडेन जो बाइडेन पेमेंट करता है किसको? डोनाल्ड ट्रम्प को। सर इसलिए नहीं पेमेंट करता कि इलेक्शन 2 बार कैसे जीते, इसलिए पेमेंट करता है हाउ टू डू बिज़नेस इन इंडिया। और इसके बदले पेमेंट करता है सर 100 मिलियन डॉलर का। सर इंडिया में बिज़नेस करने के लिए सर जो बाइडेन ने पेमेंट किया है। मुझे बताओ क्या ये इंडियन इनकम मानी जाएगी? क्या ये इंडियन इनकम मानी जाएगी? क्या ये इंडियन इनकम मानी जाएगी? यस, 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 यस। सभी जवाब लाइन से यस आए हैं। सभी जवाब लाइन से यस आए हैं। लव यू ऑल, पता प्राउड ऑफ यू कि तुम सही जवाब दे रहे हो। लास्ट आंसर बस मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। आंसर सुनने से पहले मेरी बात सुनना। लास्ट पॉइंट लास्ट क्वेश्चन में अगर लास्ट आंसर सही निकल जाता है ना, मैं बता रहा हूँ मैं दिल से आभारी रहूंगा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, अगर लास्ट पॉइंट समझ पाए आप तो। जो बाइडेन और यह यहाँ पे वॉरेन बफे सर सिखाता है हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया, हाउ टू अर्न इन्वेस्टमेंट इनकम इन इंडिया। के बदले पेमेंट कर रहा है कितना? 100 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इंडिया में। सर ये इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, बताने से पहले 1 मिनट बताने से पहले एक बार इसको नजर घुमाओ, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे नजर घुमाओ। यू हैव टू यू शुड रीड दिस पॉइंट फर्स्ट, तो पहले रीड करो उसके बाद बताना मेरे को। कोई भी जवाब इसको बिना रीड किए नहीं आना चाहिए। इस प्रोविजन को रीड करो उसके बाद बताओ। तो रीड करना है आपको। क्या वो इंडियन कम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? इस प्रोविजन को रीड जरूर करना। रॉयल्टी और एफटीएस के लिए दोनों सेम है, मैं लेकिन एफटीएस का रीड करवा रहा हूँ आपको। होगी टैक्सेबल, यस इंडियन इनकम, यस इंडियन, इन्होंने कहा इंडियन। बाकी लोग यस यशपाल, परफेक्ट है, इंडियन इनकम होगी। कैन यू स्पॉट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एफटीएस? क्या वो आप डिफरेंस स्पॉट कर पा रहे हो? सर अगर यही सिचुएशन होती कि जो अगर वॉरेन बफे अगर जो बाइडेन इंटरेस्ट का पेमेंट करता टू अर्न एनी इनकम इन इंडिया, तो फिर इसको इंडियन इनकम नहीं मानते हम। लेकिन अगर यही एफटीएस या रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है तो इसको इंडियन इनकम मान रहे हैं। बस यही डिफरेंस है इंटरेस्ट और रॉयल्टी का, और एग्जामिनर आपसे 2-3 बार इस चीजों पे खेलेगा, 2-3 बार खेला हुआ है उसने, खेलेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या यह पॉइंट आपको समझ में आया? कोई फैकल्टी इतना फोकस नहीं करती इस पॉइंट पे। कोई फैकल्टी इस पॉइंट पे इतना फोकस नहीं करती। दे आर लाइक कि पढ़ोगे तो समझ में तो वैसे ही आ जाएगा, खुद से पढ़ोगे ना, लिटरली थोड़ा सा ब्रेन वॉगल करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझाना आपको। एक बार आ जाओ, इधर आ जाओ स्क्रीन पे। तो रॉयल्टी इफ इट इज पेबल बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कभी भी रॉयल्टी का पेमेंट कर रही है,
रॉयल्टी व्हेन पेड फॉर बिज़नेस प्रोफेशन रॉयल्टी फॉर अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, सर किसी भी कारण से कर रही हो, किसी भी कारण से अगर गवर्नमेंट पेमेंट करती है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड शायद स्क्रीन पॉज़ हो गई है। मैं बंद करके चालू कर रहा हूँ। अगर आपको क्लास बंद मिलती है, तो आप दूसरी लिंक पे आ जाना, अदरवाइज़ आपको क्लास कंटिन्यूड मिलेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। नोट क्या कह रहा है? गवर्नमेंट अगर कभी भी रॉयल्टी का पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है, रॉयल्टी का पेमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है, ऑलवेज़ इंडियन इनकम। रेसिडेंट पर्सन कभी भी रॉयल्टी का पेमेंट करे, दिमाग में डायग्राम्स बनाओ कभी भी। अगर कभी भी रेसिडेंट पर्सन रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है ना, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम। लेकिन सर 2 केसेस में उसको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। अगर सर कभी भी रॉयल्टी बिज़नेस इंडिया के बाहर करने के लिए पेमेंट कर रहे हो आप, या फिर सर रॉयल्टी इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए कर रहे हो ना, उस केस में हम इंडियन इनकम नहीं मानते हैं। तो अगर कभी भी कोई नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी का पेमेंट करता है, तो उस केस में उसको सर कभी भी इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन 2 केसेस में इंडियन इनकम मानेंगे, अगर सर वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है। तो इंडिया में सर कोई बिज़नेस करने के लिए रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, इसमें इसको इंडियन इनकम मान लेंगे। सेम टू सेम एफटीएस की बात करते हैं। सर अगर गवर्नमेंट एफटीएस का पेमेंट कर रही है, टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रही है, एफटीएस मत याद करो, एफटीएस कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सर टेक्निकल सर्विसेज़ का अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, ऑलवेज़ इंडियन इनकम। सर अगर रेसिडेंट पर्सन कभी भी टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहा है, ऑलवेज इंडियन इनकम। लेकिन सर 2 केसेस में उसको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। सर अगर रेसिडेंट पर्सन पेमेंट कर रहा है एफटीएस का इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए और इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए, उसको इंडियन इनकम नहीं मानते हैं। और सर अगर कभी भी कोई भी नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को एफटीएस का पेमेंट कर रहा है, इट विल नेवर बी इंडियन इनकम। लेकिन 2 केसेस में उसको इंडियन इनकम बनाते हैं। सर कौन से 2 केसेस? अगर वो एफटीएस इंडिया में बिज़नेस करने के लिए पेमेंट हो रही है, या फिर सर इंडिया में इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए एफडीएस का पेमेंट हो रहा है, उस केस में ये इंडियन इनकम बन जाती है। मुद्दा बड़ा क्लियर है। सर रॉयल्टी और एफडीएस का मतलब ही बता दो, इतना बता रहे हो तो। देखो रॉयल्टी की ये डेफिनिशन है। रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स फॉर पेटेंट्स, इन्वेंशंस, सीक्रेट डिजाइन्स। सर किसी भी पेटेंट को यूज करने के लिए, किसी भी सीक्रेट डिजाइन को यूज करने के लिए, किसी भी इन्वेंशन को यूज करने के लिए अगर आपको राइट चाहिए ना, इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट रॉयल्टी। सर इंपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग यूज ऑफ फॉर्मूला और सीक्रेट डिजाइन। सर किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, दैट इज आल्सो रॉयल्टी। फॉर एग्जांपल पेप्सी कैसे बनाई जाती है, इंडिया में आपको बनानी, इंपोर्ट तो करोगे नहीं हमेशा यूएसए से। हाउ टू मेक पेप्सी, उसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको चाहिए, तो फिर आप जो पेमेंट करोगे रॉयल्टी कहलाएगा। सर कोई पेटेंट को यूज करना है, कोई पेटेंट को, इन्वेंशन को, सीक्रेट डिजाइन को यूज करना है, ऊपर क्या बोलता है सर, राइट और पेटेंट है। यहाँ पेटेंट को यूज करने की बात कर रहा है। फिर बात करता है सर इंपोर्टेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इम्पार्टेशन। सर इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ी अच्छी चीज कहता है। सर अगर आप किसी को ये सब ज्ञान दे रहे हो ना, वो भी रॉयल्टी है। मतलब सर अगर आप किसी को टेक्निकल या फिर इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल स्किल सिखाने के लिए सर अगर कोई ज्ञान दे रहे हो ना सर, वो उसके ऊपर जो आप चार्ज करते हो वो भी रॉयल्टी होगा। टेक्निकल कमर्शियल स्किल्स सिखाने का जो ज्ञान दे रहे हो ना, वो भी रॉयल्टी है। सर राइट टू यूज एनी कमर्शियल इक्विपमेंट, सर ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, ये डेफिनेशन अलग है। सर इट इज नॉट जस्ट टैंजिबल एसेट, लेकिन अगर कभी भी इट इज नॉट जस्ट इनटैंजिबल एसेट, लेकिन अगर आप कोई इन अगर कोई कमर्शियल इक्विपमेंट यूज करने के लिए रेंटल पेमेंट कर रहे हो ना सर, भले ही टैंजिबल एसेट है, इसको भी सर रॉयल्टी बोला जाता है। एटलीस्ट फॉर इनकम टैक्स एक्ट इसको भी रॉयल्टी बोला जाता है। राइट टू यूज एनी कमर्शियल इक्विपमेंट। सर ये तो हो गया रेंडरिंग एनी सर्विसेज इन कनेक्शन टू अबव। सर मान लो अगर आप सीक्रेट डिजाइन यूज करने का पेमेंट करो तो रॉयल्टी है। लेकिन सीक्रेट डिजाइन को अगर इंपोर्ट करने के लिए अगर आपने कोई पेमेंट कोई खर्चा किया है, सीक्रेट डिजाइन का पेपर प्रिंट करने के लिए कोई पेमेंट किया, उसको भी रॉयल्टी का ही टोटल पार्ट मानेंगे, उसको भी रॉयल्टी ही मानेंगे।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई सीक्रेट डिज़ाइन यूएसए से मिल रहा है, तो सीक्रेट डिज़ाइन का जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, वो तो रॉयल्टी होगा ही होगा। सर सीक्रेट डिज़ाइन यहाँ तक पहुँचने में जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, एडिशनल खर्चे हो रहे हैं सर, इंटरनेट का खर्चा हो गया, ब्रोकरेज का खर्चा हो गया, उन सबको भी मिला दूँगा रॉयल्टी पेमेंट में, वो भी रॉयल्टी ही काउंट किया जाएगा। ये सब तो बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं याद है, इट इज़ ओके। कुछ भी नहीं याद हो रहा है, इट इज़ ओके। आपको बस ये याद रखना है, सर सारे के सारे इनटैंजिबल एसेट्स को यूज़ करने का जो पेमेंट होता है, वो रॉयल्टी होता है। प्लस सर कमर्शियल इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का पेमेंट भी रॉयल्टी होता है। प्लस उसके अलावा कहता है कोई अगर ज्ञान दे रहे हो ना आप किसी टेक्निकल, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल स्किल्स के लिए, वो भी रॉयल्टी होता है। आपको इतना याद है, आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। किसी भी इंटेंजिबल एसेट को यूज़ करने का राइट, प्लस कमर्शियल इक्विपमेंट को यूज़ करने का राइट, प्लस राइट टू इम्पार्ट एनी स्किल, एनी कमर्शियल स्किल, टेक्निकल स्किल और इंडस्ट्रियल स्किल। ये 3 चीज़ें आपको याद है, इतने में आपका काम हो जाएगा। सर ऊपर का जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये तो डेफिनिशन है रॉयल्टी की। ये 3 चीज़ें क्वेश्चन से पूछा जाता है कि क्या-क्या रॉयल्टी होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन्स का जिस्ट भी आपकी इस बुक में दे दिया ताकि आप परेशान नहीं हो, क्वेश्चन में कभी दिखे ये पॉइंट तो। सर मतलब क्या होता है? एक सवाल मेरा आपसे। सर आपको समझ में आया आराम से कि कभी भी इंटेंजिबल एसेट यूज़ करना है तो उसका पेमेंट हम रॉयल्टी बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट यूज़ करना है, उसका पेमेंट हम रॉयल्टी बोलते हैं। ये हमको समझ में आया। मेरा सवाल आपसे क्या है? मैं हूँ राहुल। मैंने किया सर एचपी से एक लैपटॉप बाय किया। सर लैपटॉप की कीमत है मान लो ₹50,000 ₹50,000 का बाय किया हुआ है। मैंने ₹50,000 का पेमेंट किया हुआ है एचपी को। सर जब मैंने लैपटॉप खरीदा है ना, तो लैपटॉप खरीदने में मेरे को 2 चीज़ें मिली। एक मिला है मेरे को हार्डवेयर और एक मिला है मेरे को सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन-सा सर? माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो रॉयल्टी का पेमेंट है? क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटैंजिबल एसेट। उस इंटैंजिबल एसेट को यूज़ करने का जो पेमेंट है, जो मेरे लैपटॉप में आ रहा है इंटैंजिबल एसेट, उसको यूज़ करने का पेमेंट रॉयल्टी का पेमेंट है। कहना है ऐसे राइट आंसर इज़ अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदते ना, तो येस दिस वर रॉयल्टी। लेकिन सर अगर आप कोई लम्प सम पेमेंट कर रहे हो ना, लम्प सम पेमेंट जिसमें एक कुछ पोर्शन हार्डवेयर को जाता है, कुछ पोर्शन सॉफ्टवेयर को जाता है। सर एक सिंग दोनों के लिए सिंगल कंसिडरेशन होता है। इसमें रॉयल्टी कंपोनेंट नहीं आता है। दिस डज़ नॉट कांस्टीट्यूट रॉयल्टी। यानी सर अगर डायरेक्टली मैं माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट करता ना इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, इट वुड हैव कांस्टीट्यूटेड रॉयल्टी। बट इन आवर केस इट विल नॉट कांस्टीट्यूट रॉयल्टी बिकॉज़ सर हमने एक सिंगल कंसिडरेशन पे किया है फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इज़ रॉयल्टी। और केस क्या बोलता है, क्या कहता है ये? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मूवी कौन-सी अभी तुम्बाड़, याद नहीं है मेरे को, मैं गलत बोल सकती हूँ। तुम्बाड़ एक मूवी थी अभी रिसेंट में आई या फिर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया या कोई भी ऐसी मूवी उठा लो। ये मूवी जाती है पीवीआर के पास। सर पीवीआर के पास ना लाइसेंस्ड बेसिस पे जाती है कि पीवीआर तुम इतने शोज़ दिखाना मुझे इतने-इतने पैसे चाहिए। जो-जो तुम सेल करोगे ना टिकट रेवेन्यू का उसका 50%, 60%, 40% मेरे को पेमेंट चाहिए। सर प्रोविज़न क्या कहता है कि कोई भी सेल के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, एक्ज़िबिशन ऑफ फ़िल्म के कारण जो भी पेमेंट हो रहा है वो भी रॉयल्टी होता है। यानी सर अगर पीवीआर अपनी टिकट सेल्स का 50% अगर सर तुम्बाड़ मूवी के डायरेक्टर्स को दे रहा है, तो सर इसको क्या मानेंगे? दिस इज़ आल्सो रॉयल्टी। सर आगे चल के अगर यही तुम्बाड़ मूवी पीवीआर से जाके सर बिक गई किसको? सर बिक गई मान लो नेटफ्लिक्स को बिक गई। नेटफ्लिक्स को बेच दी गई। सर कहता है अगर सेल ऑफ दैट मूवी हो रहा है ना फ़िल्म्स तो वो भी रॉयल्टी है। सर जो भी नेटफ्लिक्स पेमेंट करेगा ना इसका ये भी रॉयल्टी है। यानी सर या फिर अगर रेवेन्यू का नहीं शेयरिंग मॉडल होता सर ऐसा शेयरिंग मॉडल है तुम्बाड़ वालों ने बोला कि 5 मंथ्स तक इसको हम नेटफ्लिक्स पे दिखाने का अधिकार दे रहे हैं। सर टिकट सेल्स का पैसा नहीं चाहिए अपने को, हम तुमको सेल भी नहीं कर रहे, हम तुमको बेच भी नहीं रहे, हम तुमसे टिकट रेवेन्यू भी नहीं माँग रहे। सर 5 महीने हम तुम्हारे यहाँ पे तुम्बाड़ दिखाने का पैसा दे रहे हैं, तुम्बाड़ दिखाने का अधिकार दे रहे हैं, तुम उसका पेमेंट करो अपने को, दिस विल आल्सो कंसीडर रॉयल्टी। यानी अगर सेल कर रहे हो आप मूवी, तो भी रॉयल्टी माना जाएगा उसको। सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा दे रहे हो, यानी सर 5 महीने चलाने के लिए आपने पेमेंट ले लिया, दैट इज़ आल्सो रॉयल्टी। और लास्ट में कहता है अगर एक्जिबिशन ऑफ द फिल्म्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीवीआर वगैरह को एक्जिबिशन के लिए दे रहे हो, यानी सर पर टिकट सेल्स के हिसाब से दे रहे हो, दैट शैल आल्सो कंस्टीट्यूट रॉयल्टी।
एक और छोटा-सा पॉइंट है, ये सेंसलेस पॉइंट है। सर पेमेंट फॉर डाउन लिंकिंग चैनल शैल आल्सो कंसीडर रॉयल्टी। मतलब सर क्या कहता है? सर जैसे सैटेलाइट से, अगर सैटेलाइट से चैनल्स जो भी होते हैं, अपने स्टार प्लस हो गया, सब टीवी हो गया, सर ये सब सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। तो सैटेलाइट को यूज़ करने का जो पावर है ना, स्टार प्लस पेमेंट करता है ना, तो स्टार प्लस को सर इस सैटेलाइट को कुछ पेमेंट करना पड़ जाता है, ताकि सर हर शहर में, हर सिटी में, हर टीवी में स्टार प्लस जा सके। तो फॉर दैट मैटर जो डाउन लिंक करने के लिए पेमेंट कर रहा है ना चैनल, वो डाउन लिंकिंग पेमेंट इज़ आल्सो कंसिडर्ड रॉयल्टी। यानी सर सैटेलाइट को यूज़ करने के लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो रॉयल्टी। तो ये 3 चीज़ें तो डेफिनिशन से निकली हैं। ये डेफिनिशन का पार्ट नहीं है ये 3 चीज़ें। जो रेड में मार्क्ड है ना, डेफिनिशन का पार्ट नहीं है। दीज़ आर एग्ज़ाम्पल्स जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपसे, और गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया। बाकी अगर डेफिनिशन की बात करोगे, तो जो ऊपर ब्लू में लिखा हुआ है, दैट इज़ ओनली द डेफिनिशन। दिस वाज़ अबाउट रॉयल्टी। सर एक और पॉइंट बस देख लो। सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़ क्या होता है? सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़ मतलब सर कोई पेमेंट अगर आप कर रहे हो किसी मैनेजरियल सर्विसेज़ के लिए, सर कोई भी टेक्निकल सर्विसेज़ के लिए, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के लिए। सर मैनेजरियल फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हो, टेक्निकल यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट कर रहे हो, किसी इंजीनियर को पेमेंट कर रहे हो, किसी लॉयर को पेमेंट कर रहे हो। सर कंसल्टेंसी टैक्स एडवाइस ले रहे हो आप किसी से, सर उसके अलावा कंपनी लॉ की एडवाइस ले रहे हो, सर ऐसी चीज़ें, या फिर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एडवाइस ले रहे हो। सर ये सब चीज़ें जो हो जाती है, ये सब हमारी कंसल्टेंसी हो जाती है। इन सबको हम एफटीएस मानते हैं। सर ध्यान देना, कभी भी अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन है, अगर मैंने बोला फॉर एग्ज़ाम्पल चिराई को, चिराई मेरा घर बना के दे दो, कंस्ट्रक्शन करके दे देना पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो क्या चिराई को जो मैं पेमेंट करूँगा वो एफटीएस होगा? राइट आंसर इट इज़ नॉट टेक्निकल सर्विसेज़, इट इज़ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ एफटीएस नहीं होती हैं। अगर कोई असेंबली सर्विसेज़ है, दैट इज़ आल्सो नॉट टेक्निकल सर्विसेज़। अगर कोई असेंबली करके दे रहा है तुमको, दैट इज़ नॉट टेक्निकल। टेक्निकल इज़ नथिंग बट एडवाइस। टेक्निकल होता है एडवाइस देना। कुछ करेक्ट करके देना। असेंबल करना इज़ अ फिजिकल वर्क सर, इसको भी हम टेक्निकल सर्विसेज़ नहीं मानते। सर माइनिंग की सर्विसेज़ भी नहीं होती, और सर कोई भी ऐसी सर्विसेज़ जो कि सर सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, सर वो भी हम एफटीएस नहीं मानते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चिरायु ने मेरे को पेमेंट किया, चिरायु ने मेरे को पेमेंट किया कि सर इनकम टैक्स बढ़ा दो। सो चिरायु ने क्या पेमेंट किया? चिरायु ने मेरे को टेक्निकल सर्विस का पेमेंट किया। लेकिन अगर सर यही मैं चिरायु का एम्प्लॉयी बन जाता हूँ इन एनी केस, तो अगर मैं सैलरी ले रहा हूँ चिरायु से, इन दैट केस व्हाटएवर पेमेंट चिरायु इज़ मेकिंग विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, विल नॉट बी कंसिडर्ड एफटीए। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या यह पॉइंट आपको समझ में आया? लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, अब तक हमने किया क्लॉज़ नंबर 5, 6, 7 सुबह से 3 ही क्लॉज़ पढ़े अब तक। क्लॉज़ नंबर 5 पढ़ा सुबह से, पहले आते साथ 5 पढ़ा, फिर 6 पढ़ा, उसके बाद 7 पढ़ा। 5 तो इंटरेस्ट बात करता है, ये रॉयल्टी बात करता है, ये एफटीएस बात करता है। अब सर क्लॉज़ नंबर 8 पे आ जाते हैं। 1 मिनट का क्लॉज़ है, 1 मिनट का क्लॉज़ है, सीधे बुक पे आ जाओ क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? सर अगर कभी भी गिफ्ट ऑफ एनी मनी पेड बाय रेसिडेंट टू नॉन-रेसिडेंट RNOR foreign company shall be deemed to be income earned aggregate amount exceeds 1000। यानी सर मतलब क्या होता है सर, अगर कभी भी आप अपने किसी, अगर आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और सर आप किसको पैसे दे रहे हो? सर किसी भी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को दे रहे हो, किसी फॉरेन कंपनी को दे रहे हो, या फिर सर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। सर कैश में, बैंक से, किसी भी के थ्रू अगर मनी पेमेंट कर रहे हो ना, मनी का पेमेंट कर रहे हो 50,000 के ऊपर का, तो वो मान लिया जाएगा इंडियन इनकम है उसके हाथ। तुम ये बोलो कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई एनआरआई सिस्टर है, तुम उसको 1 लाख रुपए गिफ्ट दे रहे हो, तो वो उसके हाथ में इनकम मानी जाएगी, इंडियन इनकम मानी जाएगी। उसके हाथ में इंडियन इनकम मानी जाएगी। क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मानो इंडियन इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, वो हमारा पहला मुद्दा है, उसको इंडियन इनकम तो माना जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? यानी सर अगर कोई भी रेसिडेंट पेमेंट कर रहा है किसको, किसी नॉन रेसिडेंट को, किसी फॉरेन कंपनी को, किसी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, अगर रुपयों में पेमेंट कर रहा है ना, बैंक से हो, कैश से हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर रुपयों में पेमेंट कर रहा है ना, इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम। सिंपल फंडा, फंडा बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय, कोई संशय कुछ भी नहीं है। पॉइंट यहाँ रह गया था, सर इनकम कैन ईदर बी इन कैश और इन काइंड। इनकम कैश में भी हो सकती है, काइंड में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर ऊपर जितने मैंने एग्जाम्पल लिए ना, उन्हीं सभी एग्जाम्पल्स के एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये जो बाइडन है, जो बाइडन को मैंने, जो बाइडन से मैंने सर्विसेज, जो बाइडन से नहीं ली मैंने, डोनाल्ड ट्रम्प से सर्विसेज ली, डोनाल्ड ट्रम्प से सर्विसेज ली चिरायू ने। सर टू टू डू एनी बिजनेस,
डू बिज़नेस इन इंडिया। अगर इंडिया में बिज़नेस करने के लिए अगर मैं एफडीएस का पेमेंट कर रहा हूँ, येस इट विल बी इंडियन इनकम, येस इट विल बी इंडियन इनकम, इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम बनेगी, बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर मैं रेज़िडेंट पर्सन पेमेंट करेगा ऑलवेज़ इंडियन इनकम। लेकिन इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहा है, इंडिया के बाहर इंटरेस्ट कमाने के लिए पेमेंट कर रहा है, इट विल नॉट बी इंडियन इनकम। लेकिन सर इंडिया में बिज़नेस करने के लिए कर रहा है, तो इंडियन इनकम तो होगी ही होगी, बेसिक सी बात है। सर मैंने जो डोनाल्ड ट्रम्प को ना सर कैश बैंक कुछ नहीं देके मैंने बोला यार तुम मेरे से ना 10 मर्सिडीज़ ले लो या सर 10 टेस्ला की कार्स खरीद लो मेरे बदले। क्या इसको इनकम मानेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में? क्या ये इनकम होगी डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में? राइट आंसर इज़ येस। अगर आप सामने वाले को कोई पेमेंट कर रहे हो सर, भले कैश में पेमेंट कर रहे हो या काइंड में पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। इट विल बी कंसिडर्ड एज़ इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर। बोलो, उसको कुछ भी बोलो सर, उसको इंडियन इनकम ही माना जाएगा। सर एक और ये सभी चीज़ों के लिए कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ सर। इनकम डज़ नॉट मीन कैश ओनली, इनकम मीन्स काइंड आल्सो। सर एक और चीज़ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सर सुनना, क्या बोलता है? सर ये है मेरा भाई, माय ब्रदर मयंक, यूएसए में काम करता है। तो मैं तो लाचार टीचर क्या कमाऊँगा? मूँगफली से भी कम है तुम्हारी फीस, मूँगफली से भी कम फीस आती है तुम्हारी, क्या कमाऊँगा मैं? लेकिन तेल तो निकलवा रहा हूँ ना अपना, तेल तो निकलवा रहा हूँ अपना, क्या घर चलेगा? इसलिए सर मयंक यूएसए में रहता है, सर उसकी सैलरी कितनी है? सर 1000 डॉलर या यूँ बोलूँ $1 मिलियन उसकी सैलरी है। यूएसए में सैलरी मिल रही है। क्या इंडियन इनकम होगी? राइट आंसर इज़ नहीं होगी इंडियन इनकम, क्योंकि इंडिया में सर्विस आप किसी भी फर्स्ट से लेके 8 सेक्शन में चले जाओ, इंडियन इनकम नहीं काउंट होती सैलरी। बिज़नेस में भी नहीं आता, उसके अलावा इंडियन एसेट भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, इंडिया में सैलरी भी नहीं मिल रही, कोई फॉरेन डिप्लोमेट भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट इनकम भी नहीं, कोई डिविडेंड भी नहीं, कोई एफटीएस भी नहीं, कोई गिफ्ट भी नहीं है। यानी सर ये इंडियन इनकम नहीं है। मयंक भी नॉन रेसिडेंट है फॉर द टाइमिंग, यानी ये टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। सर इसने क्या किया? सर अपनी सैलरी में से $500,000 सर भेज दिए किसको? मम्मी के अकाउंट में भेज दिए। मेरी माँ मेरे भाई का ख़्याल रखे। दे दिया मेरे मम्मी के अकाउंट में $5 लाख। क्या ये इनकम इंडियन इनकम बन गई अब? क्या ये इंडियन इनकम बन गई? क्या ये इनकम है भी? क्या ये इनकम है भी? क्या अब ये इनकम क्योंकि इंडिया में आ गई, इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हो गई, क्या ये इंडियन इनकम बन जाएगी? चिरायु सेट नहीं बनेगी। मयंक ने कमाई पैसे यूएसए में टैक्स भी भर दिया, इंडिया में टैक्सेबल भी नहीं है। तो वो इंडिया में लेके आ जा रहा था ताकि ताकि मेरी माँ का और मेरा भला हो सके। उसको पता चल गया था कि टीचिंग में कोई स्कोप नहीं है। उसको पता था टीचिंग में राहुल जो कर रहा है ना टाइम पास ही कर रहा है, इसलिए हर महीने पैसे भिजवाता जाता था। इसलिए सर क्या किया उसने ₹5 लाख डलवाए, क्या इंडिया में भेजा तो वो इनकम इंडियन इनकम बन जाएगी? राइट आंसर इज़ नहीं बनने वाली। व्हाई नहीं बनने वाली? सर क्योंकि इनकम मतलब जो कमाई हुई होती है ना, वो इनकम होती है। जो कमाई होती है ना, वो इनकम होती है सर। रेमिटेंस कभी भी इंडियन इनकम नहीं होती। दीज़ आर कंसिडर्ड एज़ रेमिटेंस। जो कमा लिया, टैक्स भर दिया, उसके बाद जो आप भेज रहे हो दैट इज़ नथिंग बट रेमिटेंसेस, दोज़ आर नॉट इनकम। कोई भी फॉरेन पर्सन इंडिया में पैसे भेजता है दैट इज़ रेमिटेंस। एक टॉपिक और पढ़ना है, कल के दिन में पढ़ेंगे, आज के दिन के लिए इतना बहुत है। एक छोटा-सा टॉपिक है, कल के दिन में हमारे इसके मेजर पॉइंट्स खत्म हो जाएँगे। कल के दिन में पहले रिवाइज़ करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए बैठेंगे। आई होप आपके पास क्वेश्चन आंसर्स का बुकलेट होगा। क्वेश्चन आंसर्स कल के दिन में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से सॉल्व कर लें। रिवाइज़ भी कल के दिन में करेंगे। आज का दिन का आपका काम कि आपको होमवर्क करके आना है। क्या करना है सर होमवर्क? रिवाइज़ करना है। ठीक है, रिवाइज़ करना है। 1-2 क्वेश्चन्स देख लो, 1-2 क्वेश्चन्स मैं आपको पॉइंट करवा दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन्स को आपको घर से करके आना है। क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करोगे आप? क्वेश्चन नंबर नहीं 5 को मत ट्राई करो। अच्छा ये बात मानना कि अगर एक 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 5 का कर सकते हो सॉल्व। एक पॉइंट आपको अभी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ और अभी पढ़ेंगे भी नहीं हम। 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन्स करोगे आप। ये 7 नहीं 5, 6 और 8 3 क्वेश्चन्स करने हैं आपको होमवर्क में 5, 6 और 8।
होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 8 है आपका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपको लिख के करना है, कैलकुलेटर पे नहीं करना। आपको पेपर पेन से लिखना है, लिख के मेरे को सॉल्व करना है। एक पॉइंट आपको जो नहीं पता क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो है एग्रीकल्चर इनकम। अगर कभी भी इंडिया में है, अगर इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कोई भी इनकम हो रही, दैट इज एग्जाम्प्ट। कभी भी अगर इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड है और उससे होने वाली कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्जाम्प्ट इनकम होती है, कभी भी किसी भी इंसान के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन अगर यही एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर की है, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में है, चाइना में, वहां पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उससे खेती बाड़ी की कोई इनकम हो रही है, वो हमेशा टैक्सेबल होगी इंडिया में। इंडिया के अंदर लैंड होनी चाहिए और उसी से एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, तो वही एग्जाम्प्ट होती है, अदरवाइज सारी की सारी टैक्सेबल हो जाती है। गॉट दिस पॉइंट? एग्रीकल्चर इनकम कौन-कौन सी होती है? सर, खेती-बाड़ी से कमाई हुई इनकम। वहीं पे ही अगर आपने उस ज़मीन को किराए पे दे दिया, तो किराए वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होती है। सर, उसके अलावा उस खेती को बेच रहे हो सर, उसकी जो इनकम हो रही है, प्लस अगर कोई नर्सरी आप चला रहे हो, नर्सरी जो छोटे-छोटे पौधे उगा के बेचना होता है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाती है। 4 एग्रीकल्चर इनकम होती है। इंडिया की ज़मीन पे तो एक्ज़ेम्प्ट, अदरवाइज़ टैक्सेबल हो जाती है। अगर क्वेश्चन में आता है तो मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में अपने को एक्ज़ेम्प्ट इनकम में पढ़ना है। आपके सामने 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, जिसमें 8 आपका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को आप लिख के प्रैक्टिस करने वाले हो। कोई क्वेश्चन सब कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आंसर नीचे दिया हुआ है। कोशिश करके रेफर आप नहीं करने वाले। जितने लोग मेरे को देख लिख शाम को लिख के भेजेंगे, उतने लोगों को मैं कल क्लास में शाउट आउट दूँगा कि इन्होंने मेरे को लिख के भेजा है। कल के दिन में कांसेप्ट कंप्लीट करके रिवाइज़ करके क्वेश्चन आंसर्स हम बाकी क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। होप यू विल एन्जॉय टुडेज़ डे। मंडे का दिन है, 1 हफ्ता हो चुका है इंटर चालू किए हुए, ठीक है? अब अपने को ना थोड़ा सीरियसनेस अपनानी है। एक आध क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे क्लास में, व्हिच इज़ नॉट एन इश्यू फॉर यू ऑल। परफेक्ट, सी यू गाइस टुमारो विद सेम एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म। मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ एंड वी विल सी यू गाइस टुमारो। कोई डाउट हो, मैं यहीं पे हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद थैंक यू। चलो ठीक, कोई डाउट नहीं। टेक केयर, लव यू ऑल।